नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष दुबे। मैं हूं इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। आप मेरे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जितना भी व्यू मैं इस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करूंगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। सो आप अगर इस पे कोई भी एक्शन लेने जा रहे हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। और मेरा ये सेबी रजिस्ट्रेशन आपको किसी भी रिटर्न के या आपके परफॉर्मेंस के गारंटी नहीं देता है। सो ये मेरा जितना भी व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और आप कोई भी एक्शन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें कोई भी एक्शन लेने से पहले। ये वीकली मार्केट पल्स रिपोर्ट है। आज की तारीख है 21 सितंबर है आज। और हम आज अपने प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियोज, इंपॉर्टेंट मार्केट लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्लोजिंग कमेंट्स। और आज हमने Q&A सेक्शन ऐड किया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिसीव हुए थे हमारे लास्ट वीडियो पे, तो वो हम इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। तो आइए हम मूव ऑन करते हैं ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स की तरफ। सो साथियों, हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम ये अनुमान लगा रहे थे कि जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्लैश करने वाली है। और 17 सितंबर को ठीक वैसा ही हुआ। अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया है, जो हमने लास्ट अपने वीडियो में एंटिसिपेट कर रहे थे कि फेड अपने आने वाली मीटिंग में जो फेडरल बैंक है अमेरिका की, वो अपने रेट्स को स्लैश करेगी, इंटरेस्ट रेट्स को। सो हमारा अनुमान काफ़ी हद तक सही निकला और 17 सितंबर को 25 बेसिस पॉइंट्स से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो स्लैश कर दी गई हैं। बाकी हम अभी भी देखा जाए तो दुनिया भर के बाजार एक नए ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हों या अमेरिकन मार्केट्स हों, वो एक नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। बिटकॉइन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये फिर से अपना एक ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो देखा गया है कि दुनिया भर के बाजार अभी ओवर वैल्यूएशन की तरफ ही हैं। उनमें अभी कोई करेक्शन इतना बाजारों में साफ नहीं देखा गया है। सो बाजार दुनिया भर के अपनी एक ओवर वैल्यूएशन की ओर ऑलरेडी अग्रसर होते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि टैरिफ की टेंशन चल ही रही थी और एक H1B वीज़ा की एक रेस्ट्रिक्शन सामने आई है, जो कि एक काफ़ी बुरी खबर है आईटी सेक्टर के लिए। इसका मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दे सकता हूँ। मैं खुद एक आईटी कंपनी में कार्यरत हूँ और मैं एक हायरिंग और प्रोजेक्ट स्टाफिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। सो H1B वीज़ा की कितनी अहमियत है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, मुझे बखूबी पता है। सो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट को स्टाफ करते हैं तो मेजॉरिटी जो स्टाफिंग होती है वो ऑफशोर होती है, लेकिन हम कुछ सीनियर्स आर्किटेक्ट को हम ऑन साइट भेजते हैं क्लाइंट के लोकेशन पे। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि प्रैक्टिशनर्स के पास H1B वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो H1B वीज़ा, जो नए वीज़ा लगने वाले हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पे फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। करीबन $1 लाख के अराउंड उन्होंने फीस रख दी है, जो कि उन्होंने पहले हुआ करती थी 2,000 से $5,000 के बीच में हुआ करती थी, लेकिन अब ये फीस $1 लाख हो गई है। तो इसका सीधा असर आईटी सेक्टर पे पड़ने वाला है और शॉर्ट टर्म में इसका असर बहुत ही खराब पड़ने वाला है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इससे कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ये आईटी के लिए बहुत ही खराब खबर है। H1B वीज़ा का काफ़ी डिपेंडेंसी रहती है प्रोजेक्ट्स में। तो अब जैसे ही ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो काफ़ी सारे आईटी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो नई डील साइन हुई है, हो सकता है कि क्लाइंट के साथ री नेगोशिएट करना पड़े और वापस से कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाएं। तो इसका एक असर शॉर्ट टर्म में दिखने ही वाला है। और साथ ही साथ स्टैगफ्लेशन का रिस्क भी हाईलाइट हुआ है। जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने एक स्टैगफ्लेशन का अनुमान लगाया है कि हम दुनिया वैश्विक जो बाजार है वो एक स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ सकते हैं। एक स्टैगफ्लेशन का खतरा बना हुआ है। स्टैगफ्लेशन को भी हम समझ लेते हैं। स्टैगफ्लेशन वो इकोनॉमिक कंडीशन है जहां पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो स्टैग्नेट हो जाती हैं और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही, इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट हाई जो रहते हैं, ये जीडीपी ग्रोथ रेट को बहुत इफेक्ट करते हैं और जीडीपी ग्रोथ रेट का कुछ आने वाले वर्षों के लिए स्टेगनेट हो जाती है। तो स्टैगफ्लेशन का खतरा बना हुआ है अभी भी। इन्फ्लेशन हालांकि थोड़ा अभी चेक में है क्योंकि ऑयल प्राइसेस हमारे गिरे हुए हैं अभी। अगर इधर कोई ऑयल प्राइसेस एकदम से कोई स्पाइक ट्रेंड दिखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो इन्फ्लेशन और वर्स हो सकता है और हम स्टैगफ्लेशन की तरफ अग्रसर काफ़ी हो सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो वैश्विक बाजारों में इस समय वॉलेटिलिटी काफ़ी लो है। हो सकता है कि ये आने वाले खतरे के पहले कोई जो साइलेंस रहती है वो एक दर्शा रही हो। जो वॉलेटिलिटी वैश्विक बाजारों में अभी कम दिखाई पड़ रही है, और अभी देखा जाए तो इंडिया में भी जो हमारे निफ्टी के बाजार में है, तो वॉलेटिलिटी अभी कम दिखाई पड़ रही है हालिया समय में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं
डिस्कस करते हैं इंडिया का क्या सिनेरियो रहेगा। सो इंडिया में भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिन में आई थिंक अराउंड सितंबर एंड में आरबीआई भी अपनी मीट करेगा रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट, और हो सकता है कि आरबीआई भी अपनी इंटरेस्ट रेट्स को कट करे, जैसे कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक में हमने देखा है। तो हो सकता है कि आरबीआई भी काफ़ी हद तक वही ट्रेंड फॉलो करे जो दुनिया भर के बैंक्स फॉलो कर रहे हैं। और देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसी का डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। एफआईआईज नेट सेलर्स अभी भी बने हुए हैं, अभी तक देखा गया है टोटल 10,500 करोड़ की वो सेलिंग कर चुके हैं। हालांकि ये जो सेलिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, जो अमाउंट है जो पिछले कुछ महीनों में दर्ज की गई है वो कम है। हालांकि अभी हम देखा जाए तो आज के दिन 21 सितंबर है और फिर भी 10,000 करोड़ 10,500 करोड़ की सेलिंग देखी गई है। हो सकता है आने वाले 8-9 दिन में जितने भी ट्रेडिंग सेशन बचे हैं इस महीने में, हो सकता है कि सेलिंग और बढ़ जाए। लेकिन ये देखा गया है कि सेलिंग अभी भी एफआईआईज नेट सेलर्स बने हुए हैं हमारे भारतीय बाजारों में। और जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया, जो H1B के जो चेंजेस अभी हालिया दिनों में हुए हैं, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एक आध दिन पहले जो ये चेंजेस करे हैं, इसका आईटी के सेक्टर में एक बुरा असर पड़ेगा। और ये हमें तत्काल प्रभाव से देखने को मिलेगा। जो आईटी कंपनीज हैं ऑलरेडी जो डील साइन की हैं, जो नई डील साइन करी हैं, जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें सीधा असर इसका देखने को मिलेगा। आइए हम डिस्कस करते हैं हम निफ्टी के कुछ टेक्निकल इंडिकेशन। सो हम ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, डेली चार्ट है, और यहाँ मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाई हुई है। सो ये जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ग्रीन वाली डिपेक्ट करती है 100 डेज की, एंड ब्लैक वाली करती है 200 डेज की। सो हम कुछ की सपोर्ट जोन्स बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे। सो देखा जाए तो एक जो बॉटम बना था यहाँ पर 7 अप्रैल को, वो अभी तक रिस्पेक्ट होता हुआ आ रहा है। एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड बना था यहाँ पर, जो रिजेक्शन मिली थी निफ्टी को, एक सेकंड हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक बार ढंग से इसको। हाँ, सो ये जो ट्रेंड लाइन एक शॉर्ट टर्म यहाँ जो रिजेक्शन मिली बाजार को अराउंड 30 जून 2025 को, और 21 अगस्त को जो रिजेक्शन मिली, निफ्टी का बाजार इसको क्रॉस करके ऊपर बढ़ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि ये अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के पास इसने अभी हालिया दिनों में फ्राइडे को फिर से इसने रिजेक्शन देखने को यहाँ मिल रही है। सो अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते के लिए हमारा थोड़ा सा बेयरिश सेंटीमेंट हो सकता है। हमें देखने को मिल सकता है कि बाजार यहाँ से थोड़ा गिर रहे हैं, और बाजार ने एक अच्छा सपोर्ट पकड़ रखा है 24,500 के अराउंड। और जी, सो बाजार अगर इस वाली लाइन से, जो हमारी सपोर्ट लेवल है, अगर इसके नीचे कहीं बंद होता है तो एक तेज गिरावट बाजार में देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है कि इसको ब्रेक करके बाजार नई ऊंचाइयां बनाएगा। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर बाजार नई ऊंचाई बनाने में कामयाब रहता है तो अगला रेजिस्टेंस बाजार को मिलेगा, वो मिलेगा 26,250 के लेवल पे, जो कि एक लास्ट हाई बना था सितंबर 2024 के अंत में। तो हो सकता है बाजार अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ तोड़ करके एक यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है, तो हो सकता है बाजार फिर अपने नए रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करे, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाजार यहाँ से, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और एफआईआई का जो सेलिंग ट्रेंड देखते हुए हमें लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में सेलिंग सिवियर हो सकती है और बाजार यहाँ से गिर सकता है। तो ये हमारा सिर्फ जो व्यू है ये आने वाले हफ्ते के लिए ही है। आइए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में किस तरह का ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सो अगेन ये जो इंडिकेटर्स हैं वो सेम ही हैं। फिफ्थ ब्लू वाली लाइन 50 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज की। ग्रीन वाली है 100 डेज की, और ब्लैक वाली है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक हमने यहाँ सपोर्ट ड्रॉ किया था, जो बाजार ने लास्ट मार्च के अराउंड एक सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने। उस सपोर्ट को अभी भी रिस्पेक्ट करते हुए बाजार एक शॉर्ट टर्म अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर निकला है। लेकिन देखा जाए तो बाजार ने यहाँ से घूमा है, बाजार यहाँ से रिजेक्शन मिली है और यहाँ से भी रिजेक्शन मिली है। तो हमने एक रेजिस्टेंस जोन बना दी, एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ ड्रॉ कर दिया है, वो है 56,000 पे। तो हो सकता है बाजार यहाँ इसको टेस्ट करे, लेकिन संभावना ये है कि बाजार 56,000 को तोड़कर ऊपर जाए, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। बाजार हो सकता है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना रहे और बाजार यहाँ से फिर से नीचे की ओर गिरे। ये हमारा आने वाले हफ्ते के लिए व्यू है। अगर बाजार इस सपोर्ट लाइन के नीचे कहीं जाके खत्म बंद हो रहा है, तो हम देख पाएंगे कि हो सकता है बाजार वहां से एक सीवियर फॉल ले ले। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए आने वाले दिनों का व्यू है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बाजार यहाँ से
तोड़ रहा है, जो अगर तोड़ लेता है जो ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगला रेजिस्टेंस जोन 56,000 पे बाजार को मिलेगा, जो कि बाजार ने काफ़ी अच्छे से इस लेवल को क्रॉस कर लिया है। 56,000 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा, और इसकी संभावनाएं कम है कि बाजार इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़कर एक नई ऊंचाई हासिल करे। इसकी संभावना बेहद कम है। सो आने वाले हफ्ते के लिए हमारा व्यू थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए भी बेरिश होने वाला है। मार्केट रेंज की बात करें तो डेरिवेटिव का जो ऑप्शन निफ्टी की ऑप्शन चेन है, उसमें अभी पीसीआर जो रेशियो है वो लेस देन 1 है, जो हमें दिखा रहा है कि निफ्टी आने वाले हफ्ते के लिए एक बेरिश सिग्नल काइंड ऑफ दे रहा है। और हम लोगों ने साथियों जो पिछले वीडियो में जो मार्केट रेंज डिसाइड करी थी, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी काफ़ी लो है भारतीय बाजारों में, तो काफ़ी हद तक बाजार ने उस मार्केट रेंज को रेस्पेक्ट किया है हमारे जो लास्ट एस्टिमेशन को। सो अभी की जो एस्टिमेशन है उसके हाल फिलहाल में जो निफ्टी है वो 25,327 पे बंद हुआ है, जिसकी अपर लिमिट हम देख पाएंगे 25,650। ये हमारे आने वाले हफ्ते के लिए हमने ये रेंज डिसाइड करी है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है आने वाले हफ्ते के लिए। फिर उसके आगे हम अपना फिर से एस्टिमेशन बनाएंगे लुकिंग एट द डेटा पॉइंट्स। सो आप देख पाएंगे कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25,650 पे रहेगा, और जो मिनिमम है वो 25,000 के अराउंड इर्द गिर्द बाजार घूमने की आशंका है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी कम दिखाई पड़ रही है। जितना हमारा अनुमान है 25,500 के अराउंड बाजार को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है, तो हो सकता है वो रेजिस्टेंस टेस्ट करके बाजार 25,000 की ओर गिरे। जहाँ तक हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का अभी जो लेवल बना हुआ है वो 55,458 का 458 का लेवल बना हुआ है, जिसमें कि लो वॉलेटिलिटी के कारण जो हमने मैक्सिमम जो बैंक निफ्टी का निर्धारण किया है वो 56,170 पर है, और मिनिमम जो है वो 54,730 पर है। और हम देख पा रहे हैं जैसे अभी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स डिस्कस किए हैं उसमें 56,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखाई पड़ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। और जो व्यू अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि पीसीआर जो रेशियो है वो लेस देन 1 है, और जो डेरिवेटिव मार्केट का जो डेटा है वो ये शो कर रहा है कि मार्केट आने वाले हफ्ते के लिए एक बेयरिश मूव पकड़ सकता है। इसकी काफ़ी हद तक संभावना है। सो ये हमारा एनालिसिस रहा मार्केट रेंज के अराउंड। हम आगे बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की ओर। सो साथियों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोई भी बीमारी होती है तो उसका जो इलाज है या एडवाइस है वो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होती है। हमें बीमारी के अनुसार ही हम डॉक्टर जो लोग रहते हैं वो दवाइयाँ देते हैं। उसी प्रकार जो अभी करंट की जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, चूंकि मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहे हैं और फंडामेंटल से हिले हुए हैं, मैक्रो ट्रेंड्स जो भी कह रहे हैं, और मार्केट ट्रेंड उसके बिल्कुल ही विपरीत दौड़ रहे हैं। सो इस परिस्थिति को देखते हुए हम जो एडवाइस जो सामने जो आ रही है वो ये है कि आप एग्रेसिवली ट्रेड ना करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जल्दी पैसा बना लेंगे और निकल जाएंगे तो वो मुश्किल होगा। अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं तो आप कैश मार्केट में भी हैं तो प्लीज़ अपना कैश प्रोटेक्ट करिए, अपना कैश गंवाइए मत। आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में बने रहें। एफडीज आरडी वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। एंड कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड और सिल्वर, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर ग्लोबल इकोनॉमिक पैरामीटर्स और सिवियर वैसे तो हैं ही इस लेवल पे करेंटली, लेकिन अगर मार्केट में कोई असर मिलता है उनका देखने को, अगर मार्केट्स बहुत शार्प फॉल होते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में हमें और चमक देखने को मिलेगी। अर्थात गोल्ड और सिल्वर के जो भाव हैं वो तेजी से बढ़ सकते हैं। मार्केट अपने एक्चुअल फंडामेंटल्स से बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं ऑलरेडी। जो वैल्यूएशन है वो क्वाइट हाई है। आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो अभी वो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। क्रिप्टोज अपने ऑल टाइम हाई पर है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पर है। सो एवरीथिंग इज ऑल टाइम हाई करेंटली। और जहाँ तक फंडामेंटल्स का सवाल है, फंडामेंटल्स बहुत ही कमज़ोर हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो हमारा कंक्लूजन यही रहेगा कि हम एग्रेसिवली ट्रेड करने से इन बाज़ारों में बचेंगे और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में सोच सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन, ये मेरा व्यू है, लेकिन आप कोई भी सलाह लें तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चर्चा करें इसके विषय में। आइए हम अपने लास्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन आंसर सेक्शन। एक हमें क्वेश्चन देखने को मिला था हमारे पुराने वीडियो में, सो मैं उसी सवाल को इस प्रेजेंटेशन में लेकर आया हूँ। सो ये सवाल था, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। हम गोल्ड में किस प्रकार निवेश करें। सो गोल्ड के, अगर आप गोल्ड में निवेश करना है तो उसके कुछ तरीके मैंने यहाँ आपको दर्शाए हुए हैं। जैसे कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको गोल्ड ईटीएफ देखने को मिल सकते हैं। सो आप गोल्ड के जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं। आप एक मंथली एसआईपी कर सकते हैं हाल फिलहाल, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करिएगा। सो गोल्ड ईटीएफ के ज़रिए भी आप निवेश कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं जो गोल्ड से लिंक्ड हैं।
और आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कॉइन्स खरीद सकते हैं जो 995 और 999 प्योरिटी में आती है, लेकिन ध्यान रहे इस पे आपको 3% जीएसटी देना होगा। और आप जब बेचने जाएंगे तब उसका कैपिटल गेन्स भी आपको देना रहेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी में निवेश कर रहे हैं जो गोल्ड लिंक्ड है, तो ध्यान रहे इसमें जो प्राइसेस जो ट्रैक होती हैं वो यूके बुलियन गोल्ड प्राइसेस जो रहती हैं उसके द्वारा इन सिक्योरिटीज़ का जो वैल्यूएशन है वो यूके बुलियन गोल्ड प्राइसेस के आधार पे तय किया जाता है। सो ये आप ज़रूर ध्यान रहे आपको जब भी आप गोल्ड लिंक्ड कोई सिक्योरिटी में निवेश कर रहे हैं, तो हमेशा यूके बुलियन गोल्ड प्राइसेस के आधार पर ही उसको वैल्यूएशन किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर हम अपने आज के प्रेजेंटेशन को समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस सवाल को अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे लिंक्डइन चैनल पे, मेरे ट्विटर चैनल पे, और अन्य जो चैनल दिए गए हैं आप उसके माध्यम से मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। साइनिंग ऑफ, हर्ष दुबे। थैंक यू।